ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। हम लोग वर्क, एनर्जी और पावर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे थे। और प्रीवियस जो कपल ऑफ लेक्चर्स हमने लिए, इन लेक्चर्स में हमने वर्क की डेफिनेशन और किसी गिवन सिचुएशन में वर्क का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इस पर हमने अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखा था। इनफैक्ट जो लास्ट लेक्चर हमने कंडक्ट किया था उसमें हम बात कर रहे थे अबाउट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। आपको पता होगा कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। देयर आर टू अप्रोचेस टू सॉल्व द पर्टिकुलर सिचुएशन इफ अ वेरिएबल फोर्स इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। वेरिएबल फोर्स का मतलब एक ऐसा फोर्स जो कह लीजिए टाइम के साथ, या कह लीजिए पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट के साथ जो है वो लगातार बदलता रहता है, कांस्टेंट नहीं है। वैसे हम जानते हैं कि अगर किसी गिवन सिचुएशन में फोर्स कांस्टेंट है तो उसके लिए वर्क डन का कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है और हम बस सीधे सीधे लिख सकते हैं एफ एस कॉस ऑफ थीटा। बट ये रूल या ये फॉर्मूला उसी वक्त अप्लाई किया जाएगा जब हम किसी कांस्टेंट फोर्स को हैंडल कर रहे होंगे ना। इफ द फोर्स इज वेरिएबल, जो लगातार बदल रहा है, चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यूज में वेरिएशंस आ रहे हैं, बदलाव होता जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक ऑप्शन होता है ग्राफिकल मेथड का। आपको याद होगा हमने कल के लेक्चर में, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में, इस पे डिस्कशन किया कि अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ है, जस्ट लाइक मान लीजिए इस तरीके का एक ग्राफ है फॉर एग्जांपल, जिसमें फोर्स लगातार बदल रहा है, तो हम बस एक छोटा सा ट्रिक या छोटी सी टेक्निक यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं कि ग्राफ के लाइन के नीचे का जो एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, एरिया अंडर कर्व, यही हमारा वर्क डन हो जाता है। ऑफ कोर्स कुछ एरियाज जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर की तरफ मेजर किए जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाते हैं, और वो एरियाज जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे की तरफ मेजर किए जाते हैं वो हम नेगेटिव लेते हैं। इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क को बड़ी आसानी से डिफाइन कर लेते हैं। जैसी ज्योमेट्रिकल शेप एरिया की बनती है वैसे फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं। लेट इट बी अ काइंड ऑफ ट्राइंगल और ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल और स्क्वायर, वट एवर द शेप द एरिया ऑक्यूपाइज, उसके हिसाब से हम ज्योमेट्रिकली उसका फॉर्मूला लगाते हैं और फिर एरिया निकाल लेते हैं। तो ये पार्ट अपना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इस पर मैंने कुछ एक क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे, कुछ एक हल्का सा करेक्शन भी कल के प्रीवियस लेक्चर में करना रह गया था, तो मैंने नोट या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका नोट मैंने पुटअप कर दिया है कि कहाँ करेक्शन करना है, तो आप उसको जरा देख लें। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल मेथड। मतलब पहले तो फोर्स वेरिएबल होगा, और अगर वेरिएबल फोर्स है तो फिर मैथमेटिकल मेथड से बिना ग्राफ का यूज किए हुए हम उसे कैसे कैलकुलेट करें, क्या तरीका होगा, कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके हम वर्क डन तक या पूरे वर्क डन का कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हम ये मानते हैं कि एक फ्लैट सरफेस है, और इस फ्लैट सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट ए से मूव किया जा रहा है, और ये मूव करते करते फाइनली किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी तक पहुंचा दिया जाएगा बाय अप्लाइंग सर्टेन फोर्स। बट द सिचुएशन हियर इज दैट कि जो फोर्स हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं है। लेट्स से कि मैं कुछ इस तरीके का फोर्स यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, F इज इक्वल टू 2x। जस्ट इमेजिन करें, तो बिल्कुल इनिशियल पॉइंट यानी कि पॉइंट ए पर हम ये देखेंगे कि थोड़ा सा इसको और चेंज कर देते हैं, F इज इक्वल टू 2x प्लस 6 ऐसा ले लेते हैं। तो बिल्कुल इनिशियल सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है तो x का वैल्यू तो 0 आ जाएगा, बिकॉज हम यहीं से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन यही मान लेते हैं। तो x 0 करने पर ये 2x वाला टर्म 0 हो जाएगा, f का वैल्यू आ जाएगा 6। बट आफ्टर अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ से 1 मीटर, x का वैल्यू अगर मैंने 1 कर दिया तो फोर्स कितना हो गया, 8। और थोड़ा और डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, और अगर हम ये देखते हैं कि x का वैल्यू 2 मीटर हो जाता है तो फोर्स कितना हो जाएगा, 10। आप समझ पा रहे 10। हैं ना जो मैं कह रहा हूँ? यस। सो हमने यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी है जिसमें फोर्स जो है वो लगातार बदल रहा है, वैरी कर रहा है, चेंज होता जा रहा है। इसके अंदर
किसी भी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो बेटा, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे प्लस ही करें। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लगाएं माइनस। ओके, फोर्स नेगेटिव भी डेवलप किया जा सकता है। जैसे बिल्कुल x इज इक्वल टू 0 पे हम कहेंगे फोर्स -6 है, और किसी तरीके से ये मूव कर गया आगे। व्हेन x बिकम्स इक्वल टू 1 द फोर्स बिकम्स -4, व्हेन x बिकम्स 2 the force becomes -2, when x becomes 3 the force becomes 0, and when x becomes 4 the force becomes +2. anyhow इस पूरे डिस्कशन का जो आउटकम है वो ये है कि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम मैथमेटिकल अप्रोच लगाते हुए, मैथमेटिकल कंडीशंस को सॉल्व करते हुए कैसे, किस तरीके से हम वर्क डन को एस्टिमेट कर सकते हैं, वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे सॉर्ट आउट करने का बिल्कुल आसान सा और एक सिंपल सा तरीका है। लेट्स इमेजिन दैट कि ये ब्लॉक जो है ये मूव करते करते किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच गया, लाइक यहां। आप ये कह सकते हो कि इसने फिलहाल कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल। अब इसके बाद ये ब्लॉक बिल्कुल हल्का सा, थोड़ा सा, बहुत ही मामूली सा मूव करके थोड़ा सा आगे आ जाएगा, बहुत हल्का सा। तो हम कह सकते हैं कि इस ब्लॉक का जो अगला डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से लेकर के यहां तक, वो हुआ dx, बहुत थोड़ा सा। अब आप इमेजिन करें बच्चों कि ये जो फोर्स की इक्वेशन मैंने यहां बनाई है, लेट्स से कि मैं इसको प्लस मान लेता हूं फॉर एग्जांपल, फॉर सिंप्लीफिकेशन। अगर मैं ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx, हल्का सा, बहुत थोड़ा सा, मामूली सा डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो रहा है, मान लो कि मैं इसको कर दूं 0.1। जस्ट इमेजिन करो 0.1, बहुत हल्का सा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं फोर्स कितना है? यस? चलो पहले ऐसे करते हैं, एक सेकंड रुकना। पहले ऐसे करते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे फोर्स निकालते हैं। कितना आएगा x इज इक्वल टू 0 पे फोर्स? x की जगह 0 रख दो, फोर्स कितना आ गया? 6 आ गया। अब बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हमने लिया, बहुत हल्का सा, बहुत मामूली, बहुत थोड़ा सा, और वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ना बच्चों इमेजिन करो कि वो 0.1 है। 0.1 है, जस्ट इमेजिन करो। तो x की जगह पे आप यहां पे क्या करो, 0.1 पुट अप करो, क्योंकि हमने हल्का सा डिस्प्लेसमेंट लिया है, बहुत थोड़ा सा। तो 2 इंटू 0.1 हो जाएगा 0.2। 6 प्लस 0.2 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 6.2। 6.2। फिर भी हम ये देखेंगे कि फोर्स में थोड़ा सा चेंज हुआ। लेकिन सपोज अगर ये जो dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हम इसको और छोटा कर दें, एकदम मामूली सा, बहुत थोड़ा सा, बहुत इन्फिनिटेसिमल, फॉर एग्जांपल 0.01, और छोटा कर दें, तो ये 2 इंटू 0.01 अगर मैं करता हूं तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 0.02, और इसको मैं 6 में अगर ऐड कर देता हूं तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 6.02। 6.02। अब आप सोचें कि 6 में और 6.02 में कितना फर्क है? निग्लिजिबल, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्या आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि 6 होना या 6.02 होना तकरीबन तकरीबन एक जैसा ही है? यस और नो? हाँ या ना? यस। हाँ। आप समझो इस डिस्प्लेसमेंट को हमने और छोटा किया, और बहुत 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 छोटा किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 0.001। तब आप मुझे बता सकते हैं कि उस छोटे से 0.001 डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कितना होगा? 6.002। बिल्कुल सही जवाब है, 6.002। मतलब हम यहां एक कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि जितना हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे उतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स नियर अबाउट कांस्टेंट ही रहेगा। नियर अबाउट वो फोर्स कांस्टेंट ही रहेगा। जस्ट आप इमेजिन करें 6.002 में और 6 में ऐसा कौन सा बहुत बड़ा फर्क है? तो ये फोर्स तकरीबन तकरीबन कांस्टेंट आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये फोर्स नियर अबाउट कांस्टेंट है, तकरीबन तकरीबन सेम है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो क्या मैं कांस्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर सकता हूं? कैसा नो? यस सर। हाँ, तो मैं छोटा सा वर्कडन का कैलकुलेशन करता हूं फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx, फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx। तो क्या इस सिचुएशन में मैं इसे ऐसे लिखूं, f dx?
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा मैंने लिया, बहुत हल्का सा, बहुत मामूली सा, बहुत बहुत फाइन सा डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया। कितना डिस्प्लेसमेंट लिया? dx। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फोर्स तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही माना जाएगा? Yes. यस, ठीक है, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा कोई खासा वेरिएशन नहीं होगा, तो मैं कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लूंगा। लेकिन ये जो वर्क डन बच्चों हमने निकाला है ना, ये बहुत छोटे से सेगमेंट के लिए निकाला। अगर हम ऐसा थोड़ा 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 करते करते आगे बढ़ते जाएं और राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू कहां तक पहुंचे? एंड पॉइंट बी तक, तो क्या हमको ऐसे छोटे 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 एलिमेंटल वर्क डन मिलते जाएंगे जो तकरीबन तकरीबन उतने सेगमेंट के लिए कांस्टेंट होते रहेंगे? Yes. हाँ, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये निकालना नहीं है कि छोटे छोटे एलिमेंट में कितना काम हुआ, हमारा इंटरेस्ट ये निकालना है कि स्टार्ट से लेकर के एंड तक कितना काम हुआ। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए बच्चों हम बिल्कुल एक सिंपल सी टेक्निक लगाएंगे कि ऐसे छोटे छोटे एलिमेंटल वर्क डन जो भी होते जाएंगे, उन सारे वर्क डन को हम क्या करें? जोड़ लें, ऐड कर लें, कंबाइन कर लें। क्या मैं सही कह रहा हूं? Yes, क्योंकि sir. ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स में जो हमने वर्क किए, अगर हम उन सभी वर्क को ऐड कर लेंगे, उन सभी वर्क्स को हम कंबाइन कर लेंगे, उन सभी वर्क्स को अगर हम जोड़ लेंगे, तो हमको टोटल वर्क डन राइट फ्रॉम इनिशियल टू द एंड पॉइंट मिल जाएगा। आर थिंग्स क्लियर? Yes, sir. अब क्वेश्चन Yes. ये है कि यहाँ ऐड कैसे करें, क्योंकि हर अगले वर्क डन का वैल्यू हमको कुछ अलग मिलेगा। यस, तो यहां पर ऐड करने का बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन। मैथमेटिकल मेथड है ये, तभी तो इस मेथड को कहा गया मैथमेटिकल मेथड। तो ऐसे एलिमेंटल वर्कडन जो हमको छोटे छोटे एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए मिलते जाएंगे, उन सारे वर्कडन्स को हम जोड़ने वाले हैं, कंबाइन करने वाले हैं, इफेक्टिव वैल्यू निकालने वाले हैं। और मैथ्स में इसे हम एक सिंपल टूल या एक सिंपल टेक्निक के जरिए ऑब्टेन करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। तो ये हमने किया इंटीग्रेशन छोटे से वर्कडन का। तो छोटे से वर्कडन का आप इंटीग्रेशन कर लें, आपको टोटल यानी कि फाइनल आंसर मिल जाएगा। बात समझ आ गई बच्चों? यस और नो? तो इस Yes. फॉर्मूले को हम कंबाइनली या फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, f टाइम्स ऑफ dx। अब यहां पर हम जरूरत पड़ने पर लिमिट्स भी लगा सकते हैं। जैसे हम किसी a पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, लेट्स से कि a पॉइंट की एक पर्टिकुलर पोजीशन है 0 और b पॉइंट की एक पर्टिकुलर पोजीशन है 10, तो हम इसकी लिमिट लगाएंगे कि हमने शुरू कहां से किया था। तो हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और हम एंड कहां कर रहे हैं, तो हमारी अपर लिमिट हो जाएगी 10। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 से शुरू किया जाए, हो सकता है आप 5 से शुरू करें और 10 तक जाएं, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 5 और अपर लिमिट हो जाएगी 10। हो सकता है आप -2 से शुरू करें और 10 पर जाएं, तो आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी -2 और अपर लिमिट हो जाएगी 10। तो जहां से शुरू कर रहे हैं वो लोअर लिमिट बना लें, और जहां तक आप जा रहे हैं वो अपर लिमिट बना लें, और आप इंटीग्रेशन कर लें, आपका काम खत्म हो गया। ये सर नो? Yes. क्लियर हो रही है बच्चों बात? अब इसमें कभी कभी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट आ जाता है। ये जो एग्जाम्पल बच्चों मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा, इस एग्जाम्पल में हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल यूनिडायरेक्शन में चला रहे हैं, सीधा ही चला रहे हैं इसको। हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करे जिसमें एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल किया जाए। ऐसे कुछ रैंडम डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो एक्स में भी उसका डिस्प्लेसमेंट बनता जा रहा है, वाई में भी बनता जा रहा है और जेड में भी बनता जा रहा है। तो ऐसी सूरत में हम इसका वर्क डन लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फोर्स का एक्स कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट इन डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन फोर्स का वाई कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ डीवाई, इंटीग्रेशन फोर्स का जेड कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डीजेड। गेटिंग इट? यस और नो? Yes, sir. अगर सिर्फ एक्स में चल रहा है तो एक्स में कर लें, सिर्फ वाई में चल रहा है तो वाई में कर लें, सिर्फ जेड में चल रहा है तो जेड में कर लें। लेकिन मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर कोई एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है जिसमें फोर्स वेरी कर रहा है एक्स, वाई, जेड तीनों एक्सिस के लिए, तो एक्स कंपोनेंट का इस्तेमाल करके यहां इंटीग्रेट करें, वाई का यहां, जेड का यहां, अकॉर्डिंगली तीनों को जोड़ लें, कंबाइन वर्क आ जाएगा। जो भी करस्पॉन्डिंग लिमिट्स यहाँ पे लग सकती होंगी वो सारी लिमिट्स हमको यहाँ पे लगानी होंगी, जैसे x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2 एंड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये बिल्कुल हल्का फुल्का तरीका या बिल्कुल इजी अप्रोच मैंने आपको बता दिया कि हम मैथमेटिकल मेथड से वेरिएबल फोर्स को हैंडल करते हुए वर्क डन कैसे निकालेंगे। गेटिंग इट? एक लाइन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि हम क्या करेंगे, तो आंसर है भैया हमको इंटीग्रेट करना है। जैसे एक लाइन में ये पूछा जाए कि ग्राफिकल मेथड में क्या करना है, तो आंसर है एरिया अंडर कर्व निकालना है।
वैसे सिंगल लाइन स्टेटमेंट अगर आपको बनाना है कि आपको वेरिएबल फोर्स मैथमेटिकल टेक्निक को हैंडल करते हुए वर्क डन निकालना है, तो आपने बस इतना बोलना है कि वहां पे आपको इंटीग्रेशन करना है। बात समझ आ रही है आपको? Yes, sir. ओके, आइए अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस के जरिए इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी मैं रखूंगा जो हमको कहीं ना कहीं क्लास 12th में भी यूजफुल होंगे, आगे के चैप्टर्स में भी काम में आएंगे एंड सो ऑन। कैलकुलेट वर्क डन फॉर अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F इज इक्वल टू हाफ एक्स। तो ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू बदलेगा, तो ये एक वेरिएबल फोर्स हो गया। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 से लेकर के 5, तो आपको टोटल वर्क डन निकालना है। देखिए इसे कितनी आसानी से किया जा सकता है। तो ये हो गया अपना वर्क डन, इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट लग रही है 2 से 5, फॉर्मूला लिखा गया एफ डी एक्स, काम खत्म हो गया बेटा। ऐसा नो, समझ आ Yes. गई बात? Yes. अब आपने बस ये करना है कि फोर्स की इक्वेशन जो दी गई है ना, वो लाके यहां रखना है आपने। फोर्स की इक्वेशन क्या दी गई है आपको? हाफ एक्स dx। क्या हाफ का इंटीग्रेशन किया जा सकता है? ठीक है, नहीं किया जाएगा, इट विल बी अ कांस्टेंट। सो हाफ निकाल लें बाहर, इंटीग्रेशन चलाएं 2 से 5, किस पे चलाएं? x dx। अब ये चीज हमने मैथमेटिकल मेथड्स में सीखी है कि x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स रेस टू n, ये रूल पढ़े ना हमने, देखो याद है, एक्स रेस टू n dx, एक्स रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये रूल पढ़ चुके हैं हम लोग, याद है ना? फिलहाल यहाँ पे सिर्फ x है, इसकी पावर 1 मानी जाएगी, तो ये रूल अप्लाई करें। एक्स रेस टू n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 यानी कि फिर एक बार 1 प्लस 1, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं, इस पे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रही है बच्चों बात? Yes, sir. लिमिट्स लगा दें याद से इसकी, तो इसकी लिमिट्स हो रही हैं 2 से लेकर के 5। ये जो नीचे का 2 है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको बाहर ले आते हैं, तो फिर ये वर्क डन हो गया 1/4। आपको याद है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? कैन एनीवन टेल मी? यस, क्या करते हैं? यस, हम करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इस x की रिप्लेसमेंट करते हैं 5 से, फिर बाद में माइनस करते हैं x की रिप्लेसमेंट करके 2 से। ठीक है, सो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सो नाउ द वर्क डन विल बी 1/4। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4। सो दिस वर्क डन विल टेक अ वैल्यू ऑफ 21/4 जूल। हो गया मैथमेटिकल मेथड। अब ये मेथड यूज करने के लिए हमको इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। अगर हम इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस से अननोन है, हमको कुछ नहीं आता है, तो ये मेथड बिल्कुल यूजलेस हो गया आपका, क्योंकि आपको यहाँ एनी हाउ इंटीग्रेशन करना है। और मैंने 7-8 स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको बताए थे जब हम मैथमेटिकल मेथड्स और मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स ये सेक्शन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड मैथमेटिकल कंडीशंस, कुछ इंटीग्रेशन, कुछ डिफरेंशिएशन, कुछ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रिलेशंस, ये सारी बता दी है मैंने आपको। तो आपको थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा, उन चीजों को रिकॉल करें, उन्हें याद करें। ओके, तो ही हम इन चीजों को यहां कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गो फॉर। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यस Yes, sir. ओके, अब हमें फिर एक बार यहाँ पे फोर्स दिया गया है 3 + 4x, पार्टिकल x डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट है -1 से और जाता है +1 तक, और फिर हमें निकालना है कि इसमें वर्क डन कितना होगा। सो इट इज जस्ट गोइंग टू बी इन अ सिमिलर वे, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ dx लेना पड़ेगा। स्टार्ट करें -1 से, मैक्सिमम जाए 1 तक, f की वैल्यू पुटअप करें, या f के लिए जो इक्वेशन दी गई है उसे पुटअप करें, -1 से 1, 3 + 4x, कीप इट इन ब्रैकेट dx। ठीक है, अब यहां गौर करें मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन 3dx प्लस इंटीग्रेशन 4x dx। समझा सबको? Yes.
ठीक है, मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, dx को शेयर किया और इंटीग्रेशन दोनों पे अप्लाई किया। अच्छा 3 का तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये चीजें इतनी क्विकली होनी चाहिए, अगर हमें इंटीग्रेशन आता है तो ये बिल्कुल 5 सेकंड का काम है। अब चूंकि इंटीग्रेशन की आपको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो मैं ये चीजें फिर भी बताते जा रहा हूं आपको। तो इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 dx प्लस 4 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, -1 से लेके 1 x dx। क्या आप बता सकते हैं क्या आंसर आएगा? 3। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? इस चीज को भूले नहीं आप, यही फॉर्मूला 90% तो यही फॉर्मूला लगता है, x रेस टू n dx इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब आप बोलेंगे सर यहां तो कुछ है ही नहीं, तो बेटा इसका मतलब ये माना जाएगा कि यहां पे x रेस टू 0 है, बिकॉज एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। तो यहां कुछ नहीं है तो इसका मतलब हम यहां 1 मानेंगे, और 1 का मतलब हो गया x रेस टू 0। आप दिमाग चलाओ और बताओ क्या आना चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्या आना चाहिए? x raised to 1 by 1. x रेस टू 1 बाई 1। चलो पूरा लिख देता हूं मैं आपके लिए, x रेस टू 1 बाई 1। लिमिट याद रखें -1 से +1 प्लस 4। अब बताएं आगे क्या आना चाहिए? x raised to 2 by 2. वेरी गुड, x स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स याद रखें -1 से लेके 1। ओके, अब ये 1 का तो कोई मतलब नहीं है, इट्स जस्ट 1, तो इसको छोड़ दें। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लें प्रॉपर तरीके से, सो दिस विल लुक लाइक 3। 1 माइनस -1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर, सही किया मैंने? यस Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये 1 माइनस -1 ये कितना हो गया? 2। Divided by 2. हाँ सॉरी, ये डिवाइडेड बाई 2 मैं लाता हूं बाहर इधर, ठीक है, क्योंकि इसका अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन तो होने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसको बाहर ले आया। अच्छा, ये 1 माइनस -1 ये कितना हुआ? 2, 2. है ना? 2 इंटू 3 6. 6 हो गया, प्लस ये 4 बाई 2 कट के तो 2 हो गया, इंटू 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, Plus 1. तो ये 1 -1 बना बेसिकली देखा जाए तो, दिस विल बिकम 1 -1। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा ना, तो क्या आंसर आएगा? ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा? 0. 0। फाइनली वर्क डन कितना हुआ? 6 जूल। तो इतना वर्क डन आ गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपको स्टार्ट में जो इक्वेशन दी गई है फोर्स की वो कैसी दी गई है, लिमिट्स कैसे दिए गए हैं, और उसके हिसाब से वर्क डन का पूरा कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली आता जाएगा। ठीक हो रही है बात? Yes, sir. आइए एक और करते हैं। देखें, इसमें आप थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करें। आप भी अपने लेवल पर पेन चलाएं जरा। 12 किलोग्राम का मास है, फोर्स गिवन है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम 0 to 10, व्हाट विल बी द स्पीड एट 10 मीटर इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो भाई ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी u 0 बताया है। ओके, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो याद रखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 ही होगी। अब पहले तो हम वर्क डन का निपटारा कर लेते हैं, वर्क डन का कैलकुलेशन पूरा करते हैं। इंटीग्रेशन एफ डी एक्स 0 से लेकर के 10, इंटीग्रेशन 100 माइनस 2x का स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, dx 0 से लेकर के 10। ध्यान से देखें, 0 से 10, 100 dx माइनस इंटीग्रेशन रनिंग फ्रॉम 0 to 10 2x स्क्वायर dx। अब मैं चाहता हूं मुझे आप यहां तेजी से बताएं कि क्या आंसर है, टाइम खराब ना करें। इंटीग्रेशन क्या आ गया ये बताएं आप मुझे। यस,
आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। हंड्रेड इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, dx बचा बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ dx बच गया था, तो साथ में x रेस टू 0 माना जाएगा, तो उसका आंसर तो x ही आएगा, 100x। यस Yes, sir. यहां इंटीग्रेशन से बाहर चला गया 2, बचा कौन, एक्स स्क्वायर। एक्स रेस टू एन का रूल लगाएं आप, एन की जगह स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो यहां क्या आएगा, एक्स रेस टू 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, यानी कि आंसर क्या बनेगा, x³/3. x³/3। तो इंटीग्रेशन आपको तेजी से करने आना चाहिए, अदरवाइज फिर मैं आपको कितनी भी देर समझाता रहूं इसमें कोई मतलब बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ये आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये आए। एनी हाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, क्या आएगा आंसर, सही जा रहे हैं, am I correct? This will be 1000, 2000/3, 2000/3 डिवाइड करके बताएं कितना होगा 2000/3। यस, ये 10⁻³ का मतलब 1000 हो गया, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, 1000 × 2 2000, 2000 डिवाइडेड बाई 3, बहुत छोटी छोटी चीजें बोल रहा हूं मैं, ये 2000 डिवाइडेड बाई 3 666.6 माइनस करें, माइनस कर ले बेटा इसको, या चाहे तो आप इसको लास्ट में 6 7 लिख दें। अब 1000 में से 666.67 माइनस करें, दिस इज एन एक्सपेक्टेड आंसर। यस और नो? अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है? ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग दैट के वर्क डन। तो इतना वर्क डन हुआ। अब इसमें एक और एडिशनल चीज पूछी गई है कि व्हाट विल बी द स्पीड एट x = 10 मीटर इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो देखो जितना भी वर्क यहाँ पे परफॉर्म हुआ होगा ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, ये सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा ना, क्योंकि पार्टिकल तो चलने लग रहा है और उसकी स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब हमने फोर्स लगाया तो पार्टिकल चलने लग रहा है, वो मूव कर रहा है, तो क्या जो भी वर्क डन हुआ होगा वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो गई होगी, किसमें कन्वर्ट हो गई होगी बेटा वो? Kinetic. काइनेटिक एनर्जी में। थोड़ा सा क्विकली आंसर करें। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई होगी उसका मैग्नीट्यूड, उसका अमाउंट वो वर्क डन के इक्वल होगा, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी, हमने काम किया, ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया, वो 0 पे था, वो 10 तक पहुंचा, which means that it must have gained certain kinetic energy। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, तो हमारे काम करने की वजह से आई, हमारे फोर्स लगाने की वजह से आई। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी फाइनली उसके पास होगी वो इक्वल होगी इन मैग्नीट्यूड टू वर्क डन। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m इंटू फाइनल वेलोसिटी, मैं v लिख रहा हूं यहाँ पे, उसका स्क्वायर, और दिस शुड बी इक्वल टू वर्क डन। नाउ आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, उसका डेटा आप देख लें। तो हमें मास और ये सारी चीजें बताई गई हैं, मास है 12 किलोग्राम और स्पीड ही हमको निकालना है। तो यहां पे मैं मास को लिखता हूं 12 इंटू ये स्पीड v स्क्वायर इंटू हमने अभी अभी वर्क डन निकाला और ये है 333.3 if you just continue with this, okay? So now we can just write k v square will be equal to
333.3 multiplied by 2 divided by 12. Therefore, I will just make a little simplification. 333.3 divided by 6. आप ये डिवीजन कर लें, v का आंसर निकाल दें, इट विल बी इन मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे मैं अपना टाइम खराब नहीं करूंगा, छोटा सा कैलकुलेशन है, आप इसको कर सकते हैं. आ गया समझ में बच्चों? ऐसा नो? Yes, sir. ओके, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं. अब इसमें मैंने थोड़ा सा वेरिएशन रखा है, केयरफुली देखना है आपने. बिल्कुल हल्का सा वेरिएशन रखा है. A force is being applied and the force is given as x I cap and y square j cap. मतलब दो कंपोनेंट हो गए इसके. जिन कोऑर्डिनेट्स में ये मूव कर रहा है वो 1 2 इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, वहां से लेकर के -3 4 फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, कुछ ऐसे. अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन इस केस में. तो याद करें, ऐसी सिचुएशन जहां पे फोर्स अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में या अलग अलग डायरेक्शंस पर एक्ट कर रहा है, तो टोटल वर्क डन निकालते वक्त हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं. इंटीग्रेशन करेंगे फोर्स का एक्स कंपोनेंट dx के साथ, फिर इंटीग्रेशन करेंगे फोर्स का y कंपोनेंट dy के साथ, फिर एक बार इंटीग्रेशन करेंगे फोर्स का z कंपोनेंट dz के साथ. अब यहां पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब x के लिमिट लगेंगे तो वो सिर्फ x के हिसाब से लगेंगे, y के लिमिट सिर्फ y के हिसाब से लगेंगे, और z के लिमिट सिर्फ z के हिसाब से लगेंगे. तो फिलहाल जो प्रॉब्लम हम हैंडल कर रहे हैं उस प्रॉब्लम में z कंपोनेंट नहीं है. देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स, वन इज x एंड अनदर वन इज y. और x y भी हम कैसे पहचान रहे हैं? i कैप और j कैप से पहचान रहे हैं. ऐसा नहीं कि यहाँ x और y लिखा है इसलिए. आइडेंटिफिकेशन जो की जाएगी वो बेस्ड ऑन i कैप एंड j कैप ऐसे होगा. इन करंट प्रॉब्लम क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बहुत ध्यान से देखें. इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy 1 से -3x के लिमिट्स हैं और 2 से 4y के लिमिट्स हैं. सोचें जरा इसमें मैंने क्या किया. बराबर से मैंने x कंपोनेंट उठाया, फिर बाद में y कंपोनेंट उठाया, और x कंपोनेंट के इंटीग्रेशन पर मैंने सिर्फ x के लिमिट लगाए जो कि 1 से -3 है, और y का इंटीग्रेशन करते वक्त मैंने सिर्फ y के लिमिट्स लगाए जो कि 2 से लेकर के 4 है. क्लियर हो रही है बच्चों बात? Yes, sir. Yes, sir. इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है. मैं चाहता हूं आप यहां जल्दी से आंसर करें. बेटा क्या होगा? तेजी से आंसर करें. क्या आएगा आंसर इसका? X square by 2. शाबाश. x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स भूले नहीं, 1 से लेकर के -3, प्लस इसका आंसर क्या आएगा? Y cube by 3. Y cube by वेरी गुड. y क्यूब बाई 3, लिमिट्स भूले नहीं, 2 से लेकर के 4. बस आपने यहाँ पे लिमिट्स प्रॉपर्ली पुटअप कर लेने हैं, आपका काम पूरा हो गया. तो ये हाफ आप बाहर निकाल लें. पहले तो आएगा 9 -9, सही जा रहे हैं. 3 का स्क्वायर, अरे नहीं 9 नहीं, अपर लिमिट 9, लोअर लिमिट तो 1 है ना, सॉरी फॉर दैट. लोअर लिमिट इज 1. सही जा रहे हैं. Yes. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस इसमें से आप ये 1/3 बाहर निकाल दें. फिर देखें 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब. चलें, अब तो समझ आ गया. ये हो गया बेटा 8/2 प्लस 1/3 इंटू 4 का क्यूब कितना? 64. तो दिस इज 64. 2 का क्यूब कितना? 8. 64 में से 8 निकल गया. कितना? 56 अपॉन 3. यस, 56 अपॉन 3, और उसमें बाद में 4 ऐड कर लें. बताएं आंसर क्या है जब तक मैं अगला क्वेश्चन ला रहा हूं.
कितना आएगा आंसर? आपने ऑन द अदर साइड 22.6 हाँ 4 प्लस क्या टोटल आंसर बता रहे हो? टोटल आंसर कितना बताया? 22.66 22.6 जूल। ठीक है, सो दिस इज एन एक्सपेक्टेड आंसर, यू कैन जस्ट क्रॉस चेक इट। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपने दूसरी तरफ ना, स्क्रीन के दूसरी तरफ ना, ऐसे वीडियो देखते हुए खाली एंजॉय करते हुए ऐसे बैठना नहीं है आपने, पेन पेपर लेके बैठना है, आपने काम करना है। इट्स नॉट मूवी नहीं चल रही कि आप एंजॉय करते बैठेंगे, आपने काम करना है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई चीज नहीं है, आप ऐसे ही आपने स्क्रीन ऑन कर दी और बस सुन रहे हैं आप। ऐसे आपकी लर्निंग बिल्कुल नहीं होगी। आपको पेन पेपर लेना है, साथ में लिखना है आपने, और कैलकुलेशन करने हैं आपने, तब जाके कुछ लर्निंग होगी, दिमाग में आएगा, कुछ टिकेगा। नहीं तो फिर बस वो अगले 15 मिनट में आप भूल जाएंगे मैंने आपको क्या पढ़ाया। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस सीक्वेंस। एक स्प्रिंग है जिसका हमने एक एंड क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ मतलब स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन नहीं हुआ है और स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं हुआ है, स्प्रिंग जितनी है उतनी ही है, उसे हम कहते हैं नेचुरल लेंथ। तो वो L है और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय एन अमाउंट ऑफ X? स्प्रिंग को खींचना है तो कितना काम करना पड़ेगा, ऐसे पूछ रहा है वो। सो लेट्स से दैट के ये एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट पे ये स्प्रिंग लगी है लाइक दिस। ये हमने इसको खींचना शुरू भी कर दिया, मान लो ऐसे हम इसको खींच रहे हैं नीचे की तरफ। अब यहाँ इसको एलोंगेट करने के लिए, इसको खींचने के लिए हम कुछ फोर्स लगाएंगे, या चाहे तो हम कुछ वेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर हम इस पे वेट लगाते हैं, बट इस एग्जांपल में हम इसको एक फोर्स लगा के ऐसे खींच रहे हैं। अब जैसे ही बच्चों हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो उसकी नेचुरल लेंथ के हिसाब से स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगी, स्प्रिंग में एलोंगेशन आएगा। लेकिन स्प्रिंग में एलोंगेशन आने के साथ साथ एक और बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना वहां पे अकर होता है, वो है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम बता रहा हूं मैं? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोर करना मतलब दोबारा अपनी हालत में वापस जाना। देखो इस फोर्स को हटा दो, स्प्रिंग क्या करेगी? क्या वो परमानेंटली एलोंगेट हो गई? लंबी किया आपने स्प्रिंग को तो फिर वो परमानेंटली ही लंबी हो गई क्या? नहीं ना। नो। जैसे ही हमने फोर्स को हटाया, क्या स्प्रिंग वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ, नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी? यस। तो उसको नेचुरल लेंथ में लाने के लिए कोई ना कोई एक अंदरूनी इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होना जरूरी है। तो स्प्रिंग के अंदर ना एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जो स्प्रिंग को वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पर रिस्टोर करने की, जैसी थी वैसी करने की कोशिश करता है। इस रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है kx। क्या मैग्नीट्यूड है इसका? kx, वेयर x इज द एलोंगेशन। आप जितना ज्यादा खींचोगे स्प्रिंग को, स्प्रिंग में उतना रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स भी हम इसे कहते हैं कभी कभी। और ये जो k टर्म है ये कांस्टेंट होता है, जो डिपेंड करता है कि हम कैसी स्प्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मटेरियल कैसा है, उसके टर्न्स कितने हैं, स्प्रिंग कितनी वाइड है, कितनी स्टिफ है, कितनी लूज है, मतलब ये स्प्रिंग का कांस्टेंट है। अब जब तक हम इसको खींचते रहते हैं ना बच्चों, क्या होता है कि F और KX बराबर बराबर चलते हैं। आपने खींचा स्प्रिंग में भी रिस्टोरिंग फोर्स आया, आपने और खींचा स्प्रिंग में भी रिस्टोरिंग फोर्स आया, आपने और खींचा स्प्रिंग में और ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आया। जैसे ही आप छोड़ोगे रिस्टोरिंग फोर्स उसको दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाएगा। तो क्या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू KX? यस और नो? यस। कुछ हद तक हम इसको माइनस KX भी लिख सकते हैं, ये हम जाके ऑसिलेशन चैप्टर में आगे पढ़ेंगे क्लास 12th में, क्यों माइनस बोलते हैं, क्या रीजंस हैं। फिलहाल ये सारा इंटरेस्ट नहीं है अपना, फिलहाल हमको सिर्फ वर्क डन का एक तरीका समझना है कि हम यहाँ कैसे निकालते हैं वर्क डन। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? सोच के बताना, ये फोर्स कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है? यस, कांस्टेंट। कांस्टेंट है। आप क्यों बोल रहे हो कि ये कांस्टेंट है?
देयर मस्ट बी सम रीजन। अब आपने बोला भाई कांस्टेंट है, तो क्या वजह है, क्यों कांस्टेंट बोल रहे हो आप? kx कांस्टेंट है इसलिए। अगर आप इसको गौर से देखते हो तो ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। स्प्रिंग पे, डिपेंड किस पे कर रहा है? स्प्रिंग गौर से देखो किस पे डिपेंड कर रहा है? kx पर, kx पे। k तो कांस्टेंट है बेटा, डिपेंड किस पे कर रहा है? Elongation of आप spring. बहुत वीक हो यार पढ़ने में। किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे सर्कल घुमा रहा हूं मैं, किस पे डिपेंड कर रहा है ये फोर्स? kx पे, फिर k बोल रहे हो? x, x पे। k का क्या लेना देना, k तो ठीक है, k तो वो स्प्रिंग वाला टर्म है, वो तो कांस्टेंट टर्म है। फोर्स कितना बनेगा ये डिपेंड करेगा x पे। बहुत मामूली सी बात है, देखते ही समझ आ जाती है। x चेंज हो रहा है ना लगातार, जैसे जैसे हम उसको खींच रहे हैं वैसे वैसे x तो चेंज हो रहा है। क्या कहते हो? x कहां कांस्टेंट है? अगर मैंने स्प्रिंग को खींचा ही नहीं तो x 0 है। अब स्प्रिंग को मैंने 1 सेंटीमीटर खींचा, 2 सेंटीमीटर खींचा, 3 सेंटीमीटर खींचा, तो लगातार x बदल रहा है, x बदलने की वजह से फोर्स बदलेगा। अब आंसर करो, ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, वेरिएबल है। ठीक है, सोच समझ के काम करना चाहिए आपने। तो ये वेरिएबल फोर्स वाली सिचुएशन है। अब वेरिएबल फोर्स वाली सिचुएशन में हम वर्क डन निकालते कैसे हैं? तो हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका है। हम ये कहते हैं वर्क डन निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे फोर्स इंटू डीएक्स को। क्लियर है पॉइंट? जो भी फोर्स का वैल्यू आएगा, जैसा भी फोर्स का वैल्यू आएगा, हम लाके यहां पुटअप करेंगे और उसको हम चुपचाप इंटीग्रेट करेंगे। देखो, स्प्रिंग को खींचना एक जैसा वर्क नहीं हो सकता, एक जैसा फोर्स में नहीं हो सकता। स्टार्ट में स्प्रिंग थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे खींचेंगे ना, हमको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इसको थोड़ा रियलिस्टिकली फील करो ना आप। एक जैसा है क्या वो? नहीं है। स्प्रिंग स्टार्ट में खींचोगे तो लूज है, खींच लिया आपने, और ज्यादा खींचा, और ज्यादा खींचा, और ज्यादा खींचा, और ज्यादा खींचा, तो इट विल बिकम टू डिफिकल्ट। लास्ट लास्ट में तो खींची भी नहीं जाएगी वो। ठीक हो गया? यस। अब f की वैल्यू क्या रखी आपने, वो लाके वहां पुटअप करें। अच्छा, इससे पहले हमको इसकी लिमिट्स तय करनी है। तो हम बिल्कुल शुरुआत उस वक्त से कर रहे थे जब कोई इलोंगेशन नहीं था, 0 से कहां तक, जब हम इसके मैक्सिमम इलोंगेशन तक पहुंच रहे हैं, और वो कैपिटल एक्स है, जैसे हमको क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक हो रही है बात? आइए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो ये इंटीग्रेशन हो गया 0 से लेके x, f का वैल्यू है kx dx। अब मैं आपको 2-3 बार बोल चुका हूं कि k स्प्रिंग का कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 0 से x, x dx क्या आएगा इंटीग्रेशन, जल्दी से बता सकते हैं आप मुझे? x स्क्वायर बाय 2। वेरी गुड। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट्स लगाएं 0 से x। ये हाफ मैंने बाहर निकाला, ये k। अब आंसर बोले आप, कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सही जा रहे हैं? यस। तो फाइनली जो वर्क डन हमको मिला वो कितना मिला? हाफ के एक्स का स्क्वायर। ये इतने छोटे से फॉर्मेट में मैंने आपको बताया, ये क्लास 12th की बोर्ड्स की एग्जामिनेशन में, अपने यहां महाराष्ट्र बोर्ड में, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग। अच्छा, एक और बात, जब कभी भी हम कुछ काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो वो अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में होता है? एनर्जी में। वर्क करते वक्त या तो हम एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, उसको खर्च कर रहे होते हैं, या फिर हम उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, एनर्जी उसकी बना रहे होते हैं। तो कभी कभी इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर हमने स्प्रिंग को एलोंगेट किया x इतने अमाउंट से, तो उसमें कितनी एनर्जी जमा हो गई, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो अगर ऐसे भी पूछा गया तो उसका आंसर क्या होगा? 2w x स्क्वायर, 2w by हाफ half kx kx square, half kx square. This will be the amount of energy stored in the spring. ठीक है ना?
बिकॉज जो हम वर्क करते हैं वो हमेशा या तो वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा होता है, हम एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं एक चीज, या जब हम काम कर रहे हो तो दूसरी चीज ये हो सकती है कि हम एनर्जी स्टोर कर लें, जमा कर लें। देखो बुलेट होती है, गन 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 को जब हम लोड करते हैं तो हम स्प्रिंग को खींचते हैं। अब आपने उसमें एनर्जी भरी, सामने बुलेट लोड की, अब हमने फायर किया तो वो स्प्रिंग शूट करती है कि नहीं बुलेट को? यस। तो स्प्रिंग को शूट करने के लिए कहां से एनर्जी आएगी? यही जो हमने उसको पहले खींच के भरी थी अंदर, ठीक है ना। वो गुलेल होती है, गुलेल ऐसे मारते हैं, उसको खींचा जोर से आपने, जब आपने उसको खींचा तो आपने उस पर काम किया। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो बेसिकली उसके अंदर आपने क्या भरा? एनर्जी। अब उस पत्थर को छोड़ दें आप, वो फायर होगा। तो फंडामेंटल रूल यहां पे याद रखिए कि जो वर्क डन हम इस तरीके की सिचुएशंस में कर रहे होते हैं वो स्टोर हो जाता है, जमा होता है, ऑक्यूपाई हो जाता है किसी जगह पर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसे हम कभी कभी स्प्रिंग एनर्जी भी कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज स्प्रिंग एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। गेटिंग इट राइट? यस सर। आइए एक दो और क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन आई विल बी पुटिंग एज योर होमवर्क। ये आप होमवर्क में करेंगे। बिल्कुल ऑप्शंस सीधे साधे नीचे दिए गए हैं, आपने कर लेना है इसको, ठीक है। 0 से 5, पहले 7 का, फिर 2x का, फिर 3x स्क्वायर, प्रॉपर इंटीग्रेशन करें, वर्क डन निकालें। मास की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे वर्क डन निकालना है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स गिवन है आपको। ठीक हो रही है बात? यस सर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। A particle moves under the effect of force F is equal to cx. The work done in this process is x is equal to 0 से x is equal to 1। ये भी होमवर्क में दिया जा सकता है। चलो फिर भी मैं फटाक से कर लेता हूं। इंटीग्रेशन 0 से x1 f dx, 0 से x1 cx dx, c बाहर आ गया। इंटीग्रेशन क्या हुआ? सही चल रहे हैं? क्या आंसर आया? है कि नहीं आसान? यस सर। ओके, लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन। एक और लेते हैं। Work done in time t on a body of mass m which is accelerated from rest to a speed v in time t1 as a function of time t is given by। थोड़ा सा यहां पर हमको कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। देखिए वैसे देखा जाए तो वर्क डन हम लोग कैसे लिखते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या आप मुझे बता सकते हैं फोर्स का जनरल फॉर्मूला? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। के लिए बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ t1 का स्क्वायर, सॉरी हाफ डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से मुझे लेना चाहिए t का स्क्वायर, क्योंकि टोटल वर्क डन तो t टाइम के लिए निकालना है, नॉट t1। ठीक है, टोटल वर्क डन इन t टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इट शुड बी टेकन इन t टाइम। अच्छा, व्हाई आई हैव रिटन हाफ at स्क्वायर? गेस कर पा रहे हो? काइनेमेटिकल इक्वेशन हाँ, क्या है पूरी काइनेमेटिकल इक्वेशन बोल सकते हो? इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at। तो हमने माना भैया इनिशियली रेस्ट से शुरू कर रहा है ये। अब अगर मैं इस वर्क डन को ठीक ठाक से लिखना भी चाहूं तो मैं कुछ ऐसा आंसर बनाऊंगा, हाफ मास इनटू एक्सेलरेशन का स्क्वायर इनटू ये टी टाइम का स्क्वायर। लेकिन फिर मैं फंस गया, एक्सेलरेशन नहीं है मेरे पास, तो मैं एक्सेलरेशन कहां से लाऊं? तो बेटा सोचो, एक्सेलरेशन लिखते वक्त हम लोग कुछ जनरल ऐसे लिखते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहां फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v, इनिशियल कितनी है? 0, टाइम कितना लगा? t1, क्योंकि ये जो v स्पीड अटेन हुई है ये t1 t इतने टाइम में अटेन हुई है।
गेटिंग इट? तो क्या एक्सेलरेशन की जगह पे v/t लिखा जा सकता है? Yes. फिर फाइनल वर्क डन क्या हुआ? हाफ मास v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 का स्क्वायर इनटू ये t का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है इसको? D. डी ऑप्शन। ये आ गया। तो थोड़ा बहुत हमको जिसे कहते हैं ना इक्वेशन का रीअरेंजमेंट करने आना चाहिए इस तरीके के प्रॉब्लम्स में। ये प्रॉब्लम मेरे ओपिनियन में थोड़े से ज्यादा ट्रिकी या डिफिकल्ट मैं ऐसे कंसिडर करता हूं, क्योंकि इक्वेशन कैसी रीअरेंज करनी है उसका एक थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन फौरन आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं, देन विल स्टॉप फॉर दिस। बिल्कुल कंपैरेटिव क्वेश्चन है, अभी अभी जो हमने स्प्रिंग वाला कैलकुलेशन किया था उसी के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। एक मेटालिक वायर है जिसकी लेंथ L है और हमने इसको एक्सटेंड किया बाय स्मॉल l। ये स्मॉल l रीड करें आप, ये ऐसे स्मॉल l। व्हेन स्ट्रेस्ड बाय सस्पेंडिंग अ वेट ऑफ mg टू इट, तो हमने वेट mg लगाया इस पे। अब मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? तो ये जो वायर है ना, ये कुछ हद तक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है। वायर्स में भी स्प्रिंग का बिहेवियर होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। स्प्रिंग का एलोंगेशन बहुत ज्यादा होता है, वायर का एलोंगेशन हल्का सा थोड़ा सा कुछ मिलीमीटर्स हो सकता है। आप मुझे बताएं स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही थी? हाफ, बोलो तो। kx square. शाबाश, kx स्क्वायर। क्या इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ kx इंटू एक्स? Yes. क्या इसी इक्वेशन का मतलब ये हुआ हाफ f इंटू एक्स? Yes. अब जरा सोचो कि ये सीलिंग है, इस सीलिंग पर ये कुछ ऐसी वायर अटैच की गई है, थोड़ी सी मैं ऐसे थिक बता रहा हूं, और इस वायर पर ये हमने ऐसे नीचे एक वेट लगा दिया है। तो ये वेट इसको नीचे खींच रहा है mg। तो इस वायर पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन है, वो क्या mg. है? mg है। तो ये फोर्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? mg. mg लिखेंगे। समझ आ रही है ना बेटा बात? तो देखें इक्वेशन हो गई हाफ, ये फोर्स की जगह पे हमने लिखा mg। अच्छा, फिर इस mg वेट के लटकाने की वजह से ये वायर कितनी लंबी हुई, कितना एलोंगेशन हुआ उसमें? L. हाँ, स्मॉल l। तो क्या इनटू स्मॉल l कर दें यहाँ पे आगे? x का मतलब तो इलोंगेशन होता है, और ये इलोंगेशन इस करंट प्रॉब्लम में स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया गया है। तो फिर इस वायर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी या कितनी एनर्जी जमा हो गई? पोटेंशियल तो खैर ये वर्ड अभी फिलहाल नहीं यूज करना चाहिए मुझे, अभी आपको समझाना है मुझे एनर्जी का सारा मामला। तो फिर इस वायर में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई? mgl/2। ये हो गया इसका आंसर, इसी ऑप्शन। तो ये है मैथमेटिकल मेथड जिसमें हम इन जनरल जो वर्क डन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है, इसको मैंने आपके सामने एलॉबरेट किया। एक सिंगल स्टेटमेंट अगर आपने यहाँ पे याद रखना है कि वेरिएबल फोर्स के सिचुएशन में मैथमेटिकल मेथड को हैंडल करते हुए हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो आंसर है बेटा इंटीग्रेशन करके। दैट्स इट। जो भी फोर्स की इक्वेशन हमें गिवन होगी उस फोर्स की इक्वेशन को हम बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्रॉपरली लगाएंगे, एंड फाइनली वी विल बी गेटिंग द आंसर। आ गया समझ में आपको? Yes, sir. ठीक है, तो फिर रुक जाते हैं यहाँ पे।